वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषणात्मक साधनों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में क्यों होता है, उसका विश्लेषण करने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका प्रयोग किया गया है। जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होता है, उसको मापने के लिए उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का प्रयोग किया जाता है, समुदाय उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया जाता है और व्यापार उदासीनता वक्र, ठीक है, जो प्रोफेसर मिड के द्वारा दिए गए हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित वक्र, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन संभावना वक्र किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? देखिए, जब आप उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, जिससे अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है, जिनका उत्पादन किया जा सकता है। और उत्पादन का जो संबंध है वो किसके साथ में होना चाहिए? पूर्ति पक्ष के साथ में होना चाहिए, सप्लाई साइड। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान अर्थव्यवस्था की किस स्थिति पर निर्भर करता है? जो पीपीसी होता है उसका स्लोप, ठीक है, पीपीसी का जो स्लोप होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस लागत के अंतर्गत कार्यशील है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कार्यशील लागत की अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो हो रहा है वो किस लागत के अंतर्गत हो रहा है, बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत हो रहा है, घटती हुई अवसर लागत के अंतर्गत हो रहा है, या स्थिर लागतों के संदर्भ में हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा पीपीसी का आकार। और पीपीसी वक्र जो है वो इन तीन आकार का हो सकता है। नतोदर हो सकता है, उन्नतोदर, और फिर आपका तीसरा जो एक सीधी रेखा के रूप में हो सकता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा? कार्यशील लागत के ऊपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, समुदाय उदासीनता वक्र किस पक्ष को व्यक्त करता है? ठीक है, समुदाय उदासीनता वक्र या जिसको हम सामाजिक उदासीनता वक्र कहते हैं, और इसका जो संबंध है वो किसके साथ में होता है? कंज्यूमर, उपभोक्ता के साथ में होता है। इसलिए जो समुदाय उदासीनता वक्र है, समाज में विभिन्न लोगों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग की जा रही है उसके साथ में संबंधित है एक तरह से। तो मांग पक्ष के साथ में ये संबंधित होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस चीज को जोड़कर समुदाय उदासीनता वक्र खींचे जाते हैं? ठीक है, समुदाय उदासीनता वक्र या सामाजिक उदासीनता वक्रों का निर्माण करने के लिए किसी देश में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग जो भी रुचियां हैं, व्यक्तियों की रुचियों को जोड़कर, उनके जो प्रेफरेंसेस होते हैं उनको जोड़कर एक तरह से उदासीनता वक्रों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, किसी देश के व्यक्तियों की रुचियों को जोड़कर हम क्या करते हैं? समुदाय या सामाजिक उदासीनता वक्र, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, उसको हम बनाते हैं। अगला है, समुदाय उदासीनता वक्र किस प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है? ठीक है, ये आपका समुदाय वक्र होता है, समुदाय उदासीनता वक्र। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम देखें तो जो संतुष्टि का स्तर है वो क्या होगा? समान संतुष्टि होगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा वो इक्वल होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि समुदाय उदासीनता वक्र मूल बिंदु से दूर स्थित है तो यह क्या व्यक्त करेगा? ठीक है, देखिए आपने ये उदासीनता वक्र बनाए हैं, समुदाय उदासीनता वक्र। एक माना कि आपका ये है पहला, ये आपका है दूसरा,
ये आपका उदासीनता वक्र हमने 3 बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस मूल बिंदु से तीसरा वक्र जो है वो एक तरह से क्या है, दूर स्थित है। तो इस मूल बिंदु से जो उदासीनता वक्र जितना दूर होगा वहां पे उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जो वक्र ऊंचा होता है वहां पे संतुष्टि का स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। जो मूल बिंदु से दूर स्थित हमारा समुदाय उदासीनता वक्र है वो अधिक संतुष्टि के स्तर को, अधिक उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करेगा। अगला है, कौन सा विश्लेषणात्मक वक्र एक रेखा गणितीय तकनीक है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विश्लेषण करने के लिए जो विभिन्न वक्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका समुदाय उदासीनता वक्र का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है और व्यापार उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपको पूछा हुआ है रेखा गणितीय जो विधि है, तकनीक है, इनमें से कौन सी है। प्रोफेसर मीड के द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर मीड के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया है जिसमें उन्होंने उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय उदासीनता वक्र होते हैं उन दोनों का प्रयोग करके व्यापार उदासीनता वक्रों का निर्माण किया है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी जो है आपका व्यापार उदासीनता वक्र वो एक तरह से क्या है, रेखा गणितीय विधि है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। अगला है, जेम्स मीड ने किस वक्र की सहायता से प्रस्ताव वक्र उत्पन्न किया है। ठीक है, प्रस्ताव वक्र या जो व्यापार उदासीनता वक्र है उसका निर्माण करने के लिए मिड ने क्या किया था, एक तो उत्पादन संभावना वक्र पीसी का प्रयोग किया था और दूसरा समुदाय उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया था। इन दोनों को वक्रों का प्रयोग करके उन्होंने ऑफर कर जो प्रस्ताव वक्र होते हैं उनको व्युत्पन्न किया था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए और बी जो दोनों है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार उदासीनता वक्र किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है, व्यापार उदासीनता वक्रों की बात अगर हम करें तो व्यापार उदासीनता वक्रों के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उपभोग में जो परिवर्तन होता है और साथ ही साथ वास्तविक आय में जो परिवर्तन होता है, इन तीनों परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धांत में इसका आंसर आपका व्यापार से हानि होना चाहिए, उसको फिर व्यापार के रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको एक बार चेक कर लेना फिर भी। अगला प्रश्न देखिए, वाणिज्यिक नीति सिद्धांत के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक नीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यापार से संबंधित नीति जो होती है उसके सिद्धांत का अध्ययन हो सकता है, या कोई भी देश अगर व्यापार कर रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो प्रतिबंध से संबंधित सिद्धांत भी हो सकते हैं। ऑप्शन आपका सी होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जे.एस. मिल ने दो देशों के व्यापार के लिए पारस्परिक मांग सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जो है वो जे.एस. मिल की है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हेक्सर ओहलिन के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार की लाभदायकता उन देशों के साधन संपन्नताओं का आधार तय करती है। ठीक है, दो देशों के बीच में जो व्यापार होगा उसका कारण क्या है, उन देशों में जो साधनों की उपलब्धता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो दूसरा कथन भी सही होगा। और तीसरा हमारा है, रिकार्डो ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का प्रमुख आधार लागतों में तुलनात्मक अंतर को माना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई देश जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिसमें तुलनात्मक लागत कम होगी उस देश वो देश क्या करेगा, उस वस्तु को उत्पादित करेगा। ठीक है, जिसमें तुलनात्मक लागत कम है और जिसकी तुलनात्मक लागत ज्यादा है उस वस्तु को वो क्या करेगा, दूसरे देश से आयात करेगा। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। अगला देखिए,
रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए हैं? ठीक है, रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसमें जो लागतें थी उसको एक तरह से श्रम लागत के रूप में व्यक्त किया गया था। ठीक है, और उसमें सुधार क्या किया गया कि लागतों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत था वो स्थिर लागत की मान्यता पर आधारित था। तो सुधार में जो क्रमागत उत्पत्ति हास नियम है, वृद्धि नियम है, उसको भी सम्मिलित किया गया और मांग की लोच के महत्व को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन मेरा हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा निम्नांकित में से किस पर निर्भर करेगी? दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है जिसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक तरह से आधार क्या होता है कि किसी भी देश में जो वस्तु उत्पादित की जा रही है, अगर कोई एक ही वस्तु दो देशों में समान लागत पर उत्पादित की जाएगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है, जो उत्पादन की लागत है वो अलग अलग देशों में क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो उत्पादन व्यय में जो अंतर अगर होगा तो इससे एक तरह से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेशी व्यापार लागतों की समान अंतर के कारण होता है? नहीं, गलत है तो बिल्कुल। ठीक है, अगर लागतों में समान अंतर होगा तो दो देशों के बीच में व्यापार नहीं होगा। जैसा कि आप अवसर लागत सिद्धांत पढ़ते हैं बरल का, उसमें बताया गया है कि लागतों में समान अंतर होने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। फिर अधिकांश विदेशी व्यापार का आधार लागतों में तुलनात्मक अंतर है, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होने का कारण क्या है, वस्तु की उत्पादन लागत में तुलनात्मक अंतर होना। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित विचारधारा में निरपेक्ष लागत अंतर के प्रतिपादक। ठीक है, निरपेक्ष लागत सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। रिकार्डो के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है। और हेक्सर ओलिन का जो सिद्धांत है वो आधुनिक सिद्धांत है, जिसमें साधनों की जो उपलब्धता होती है उसके आधार पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या की है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, जिसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, इसका कारण क्या है इनमें से? तो देखिए, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो किसी एक देश में तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें, ठीक है, विदेशी स्तर पर एक तरह से क्या हो जाते हैं, वो अगतिशील होते हैं या वो गतिहीन हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें डी होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, हेक्सर ओलिन प्रमेय बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है जिसको हम हेक्सर ओलिन सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या बताया गया है कि विभिन्न देशों में साधनों की जो उपलब्धता होती है उसमें अंतर पाया जाता है। जिस देश में पूंजी की मात्रा अधिक है वो देश पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। जिस देश में श्रम की मात्रा ज्यादा है वो देश क्या करेगा, श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन संभावना रेखा होती है। ठीक है, उत्पादन संभावना रेखा अगर एक समान ढाल वाली है, दोनों देशों में उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या है, पीपीसी का, अगर समान है, एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है, दो देशों के बीच में जो उत्पादन संभावना वक्र है उनका ढाल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर एक जैसा ढाल है, समान है, तो उनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।